हेलो एवरीवन। तो आज मेरे साथ हैं संजय राजपुरोहित जी, जिनका आपने लास्ट इंटरव्यू देखा था कैट के लिए कि आईआईएम अहमदाबाद उन्होंने कैसे क्रैक किया था। आज अभी इनसे हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज के बारे में टिप्स लेंगे। अभी अक्टूबर, हाँ सितंबर में ही लास्ट मंथ इन्होंने आईएएस का मेंस भी दिया है। और तो इनसे हम जानेंगे कि इनकी जर्नी और क्या एक आम इंसान, वैसे ये आम तो नहीं है, आईएम से पढ़े हुए हैं तो आम तो कहाँ से हुए, अपन जैसे लोग आम इंसान होते हैं। तो फिर भी कि अगर मान लो इन्होंने क्या पता सरकारी स्कूल से पढ़े हो मेरी तरह, हिंदी मीडियम से पढ़े हो मेरी तरह, तो पूछते हैं वो सारा। और उसके अलावा कैसे इन्होंने प्रिपरेशन की और क्या जॉब के साथ कर सकते हैं, कैसे करना है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, सारा सब कुछ उन्हीं की जुबानी सुनते हैं हम। सर। नमस्कार। किशोर जी को देखने वाले सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। पहली बात तो किशोर जी ने कहा था कि आम और खास की बात बता देता हूँ मैं। आम सबसे आम से भी क्या हो सकता है, लैंग्वेज के हिसाब से देखे जाए कि कौन सी मीडियम से पढ़ा है, तो मेरा 12th हुआ है वो राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से कस्बे से हुआ है। और उसका मीडियम है वो हिंदी नहीं, आप ये समझ लीजिए कि वो प्योर वाला मारवाड़ी मीडियम रहा है। तो हिंदी को हम लोग वहाँ पे अंग्रेजी बोलना बोलते थे। जो लोग हिंदी बोलते थे उसको ऐसा बोला जाता था कि क्यों अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, तो सभी आम ही होते हैं। और उसके बाद में जब मुझे मौका मिला ग्रेजुएशन के लिए आउट ऑफ स्टेट जाने का, तो फिर मैंने महाराष्ट्र से ग्रेजुएशन की। मेरी ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में हुई है। वहाँ मैंने मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी परभनी से मेरी ग्रेजुएशन हुई है। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, हुई। उसके बाद में कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। तो एक कंपनी में मैंने, एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, कंपनी ज्वाइन की। और अराउंड 2.5 years मैंने उस कंपनी में काम किया। कंपनी की एग्जीक्यूटिव टीम का मेंबर रहा मैं। अब मुझे अच्छा वर्क प्रोफाइल मिला, अच्छा काम करने का मौका मिला, तो वहाँ पे काम किया। बट उस काम के दौरान मुझे ये लगा कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तभी मेरे दिमाग में दो चीज़ें थी कि एक तो आपका टॉप मोस्ट जो होता है वो एमबीए के लिए आप कैट के थ्रू जा सकते हैं। उसके अलावा इंडिया में दूसरा टॉप मोस्ट एग्ज़ाम जिसके लिए हम बात करते हैं कि आप सर्विसेज के लिए, तो वो यूपीएससी होता है। तो वो मेरे दिमाग में एक पहले से था प्लानिंग। बट मैंने जॉब में चलते हुए फिर सडनली जब मैं डिफरेंट गवर्नमेंट फंक्शनरी से मिलता था, वहाँ पे लोगों से मिलता था, तो मैं उनके काम से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। और मुझे लगा कि अब राइट टाइम है कि इसमें एंटर किया जाए। तो उसके लिए फिर मैं ग्रेजुएशन वो अपना छोड़ के, जो जॉब में मैं जॉब प्रोफाइल छोड़ के सीधा मैं एंटर हो गया यूपीएससी की प्रिपरेशन में। मैं दिल्ली आ गया था। सो ये जर्नी है। उसके बाद में मेंस प्रीलिम्स और ये साइकिल है मेंस प्रीलिम्स इंटरव्यू, इसी में अराउंड है। अब देखो इसमें प्रोग्रेस है, अगला रिजल्ट क्या आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू। तो अभी आप स्टूडेंट्स को एक तो ये बताओ कि प्रिपरेशन से पहले क्या ध्यान रखना चाहिए, प्रिपरेशन कैसे करनी है, कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है, बुक्स वगैरह, और बाकी क्या गलतियां नहीं करनी है, वो चीज़ सबसे जरूरी। हाँ। अभी जो प्रिपरेशन का मार्केट है, देखो, एक होता है कि मैं ना आपको इसको शॉर्ट वे में बताता हूँ कि अभी प्रिपरेशन का मार्केट है ना, 2 मिनट्स वीडियो पे डिपेंड हो गया है कम्प्लीटली। तो हर किसी को लगता है कि जो 2 मिनट्स के वीडियो देख के मोटिवेशन लगता है कि ये मैं पढ़ सकता हूँ, कर सकता हूँ। और हर कोई अपना फास्ट डिसीजन लेके इस फील्ड में आ जा रहा है। तो ये एक दिक्कत पैदा करने वाला मामला है कि आप 2 मिनट्स मोटिवेशन के बेस पे अपना लाइफ टाइम का डिसीजन नहीं ले सकते। तो इसका डिसीजन लेने के लिए आपके पास में एक कैलकुलेशन होती है, और उसके बाद में आपके सामने ऑप्शंस होते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। अगर आपने इतना टाइम दिया है तो उस टाइम का आपका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा, तो उसके रिलेटेड आपको ध्यान रखना होगा कि डिसीजन आपको किस तरीके से लेना है। तो इसमें जो आपका डिसीजन लेने का मोटिवेशन ये नहीं होना चाहिए कि आप पावर सीख कर रहे हैं और पावर ले लेंगे। आपको मैं ये बता देता हूँ कि जब भी आप पावर के मामले में जाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं बहुत बड़ी पावर ले रहा हूँ,
बट उसी के साथ में उससे ज़्यादा बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने आएगी। सो सिर्फ आप पावर के लिए या फिर सोशल फेम के लिए आप इसको नहीं चूज कर सकते, क्योंकि अगर आप इसके लिए इसको चूज करेंगे तो आपको अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन मिलेगा लाइफ में। आपको ये फील होगा कि मैंने जो डिसीजन लिया वो भी मैं पा नहीं रहा हूँ, और मेरा मुझे मुझे जो फेम चाहिए था वो फेम ही नहीं मिल पा रहा। सो बेसिकली आपको पहले ये सोचना होगा कि इस फील्ड में आने के लिए मेरा मोटिवेशन क्या है। सो वाई है ना सबसे बड़ा होना चाहिए। अच्छा, मोटिवेशन ये कभी नहीं हो सकता है कि आप 2 मिनट्स फेम के लिए या सोसाइटी में दिखाने के लिए या पावर सीकिंग के लिए आप इस सेक्टर में आ रहे हो। दिस इज नॉट फॉर दिस टू थिंग्स। दे आर वेरी चीप थिंग टू थिंक अबाउट टू गेट इन दिस सर्विसेज। सो एक तो ये हुआ। अब अगर मोटिवेशन पे हम आगे और बात करेंगे कि किस लेवल का मोटिवेशन होना चाहिए। दूसरा, आपका सेक्रीफाइस जो होना चाहिए और उसके लिए जो थॉट होनी चाहिए कि मैं ना कुछ पा रहा हूं, तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा सेक्रीफिकेशन देने के लिए तैयार होना चाहिए। सेक्रीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ सोशल रिलेशन, इन टर्म्स ऑफ आपका जो टाइम है उसके लिए, इन टर्म्स ऑफ आपके दोस्तों से जो मिलना जुलना है उसके लिए, आपका मनी के लिए बहुत सारा सेक्रीफिकेशन एक तरफ लगेगा। दूसरा होता है कि आपका मोटिवेशन का सोर्स कभी भी 2 मिनट्स वीडियो या बाहर का मोटिवेशन सोर्स नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप डिसीजन लो तो इस बेस पे लो कि आपका इंटरनल सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या होता है। वो आपको हमेशा जो चीज इसके लिए जो सेक्रीफिकेशन चाहिए वो देने के लिए आपको हमेशा हेल्प करेगा, और कोई भी अप्स एंड डाउन्स में आपको हमेशा वो हेल्प करेगा। नहीं सर, ये बात सही बोल रहे हैं। आजकल जो है यूथ इसी से इंस्पायर हो रहा है इंस्टाग्राम यूट्यूब पे कि एंट्री ऑफ आईएएस ऑफिसर, पावर ऑफ आईपीएस। तो ये सारी चीज़ें आजकल काफ़ी चलती है और ये देख के लोग सोचते हैं कि हाँ भाई मैं भी बढ़ूंगा, फिर मैं भी ये करूंगा वो करूंगा। वो खैर स्टार्टिंग में 2 4 6 महीने की फेम वगैरह होती है, उसके बाद तो वही जो ऑफिस वर्क होता है ना फेम दिखा पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो है ही। और अभी जैसे वो एस्पिरेंट सीरीज भी उसका सीजन 2 आ रहा है, तो उसको देख के भी कई लोग फिर से कि नहीं नहीं मैं तैयारी करूँगा, ये करूँगा, आईएएस बनूंगा, ये वो। तो ये सारा है काफ़ी। तो अभी ये बताइए आपकी मतलब हमें पढ़ाई करते टाइम कंटिन्यूअस मोटिवेशन कैसे रहें, और दूसरा गलतियां क्या नहीं करनी। करेक्ट है। तो मैं ना इसको इसको अभी 2 वे से समझाता हूँ कि पढ़ाई करना कैसे है। इसके लिए ये सब जगह अप्लाई होगा, कोई से भी एग्जाम के लिए अप्लाई होगा। मैं ना इसको थोड़ा और ब्रॉडर वे से बताऊंगा साइंटिफिक पढ़ना किस तरीके से है। तो इसके लिए मैं हमेशा ना 2 एग्जाम्पल देता हूँ। एक तो स्टूडेंट हमेशा पढ़ते वक्त ये सोचते हैं कि इसको मुझे पूरा सिलेबस पढ़ना है, उसके बाद में क्वेश्चंस को अप्रोच करना है और इस वे से पढ़ना है। और वो हमेशा क्या करते हैं कि एक सिलेबस का एक पहाड़ होता है, उस पहाड़ को वो एडॉप्ट करते हैं, अपनी टेबल पे लाते हैं, अपने रूम में लाते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसको एक बेस बना के फिर वो सोचते हैं कि एक क्वेश्चन प्रैक्टिस, एक कोई भी कोचिंग का मैंने मटेरियल ले लेना है, उसका टेस्ट देना है और इस वे से आगे जाना है। मेरा इसमें मानना डिफरेंट है। अगर कोई भी सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो पहला साइंटिफिक वे होना चाहिए आपका। मैंने यूपीएससी के एस्पिरेंट देखे हैं जो 5 साल 6 साल 7 साल डाल देते यूपीएससी की तैयारी करने में, उनको कभी भी अपने सिलेबस की लाइंस पता नहीं होती है करेक्टली। तो पहला आपका काम क्या होना चाहिए, जब भी आप कोई भी प्रिपरेशन करने जाए कोई भी एग्जाम के और स्पेशली सिविल सर्विसेज के लिए, पहला काम ये होना चाहिए, पहला 1 वीक कंप्लीट आप सिलेबस पे डालें, उसका नोटिफिकेशन पढ़े, उसकी नोटिफिकेशन की एक एक लाइन पढ़े, वो एग्जाम आपसे क्या डिमांड करता है वो आपको लगे, उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करें। 6-7 दिन आपको उसको डाइजेस्ट करने में लगेंगे, उसकी लाइन टू लाइन लगेगी। फिर आप सिलेबस को आपका बाइबल बना ले। वो सिलेबस आपको हमेशा गाइडलाइन देगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, क्या आप प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। सो आपका गाइड एंड मोटिवेटर कौन होना चाहिए, आपका सिलेबस। आपसे यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस आपसे कैसे बात करेगा, आपको उससे बात करनी है तो वहां पे आपसे कौन बात करेगा,
तो पहला जो कांटेक्ट पॉइंट होता है, उन्होंने जो आपको सिलेबस दिया है वो आपका कांटेक्ट पॉइंट होता है जिससे आप बात करते हैं। तो ये पहला वे हुआ। मैं हमेशा ये कहता हूं कि स्टूडेंट है, आज मैं हमेशा कंपेयर करता हूं कि स्टूडेंट आज की डेट में हनुमान जी बना हुआ है। हनुमान जी कैसे बना हुआ है कि जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था और जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो भगवान राम ने कहा था कि हनुमान जी, वेद सुशेषण आए, उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जी को अगर संजीवनी बूटी दे दी जाए तो लक्ष्मण जी जिंदा हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। तो हनुमान जी को लगा कि मैं सबसे पहले भाग के लाता हूं। तो उन्होंने वैद्य जी को पूछा कि ये बूटी कहाँ मिलती है, तो उन्होंने पहाड़ का नाम बताया। हनुमान जी भाग पड़े और पहाड़ पे पहुंच गए। जब वो पहाड़ पे पहुंचे तो उनको रियलाइज हुआ कि मैंने ये क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं कि संजीवनी दिखती कैसी है। तो वहां जाके उन्होंने देखा कि बहुत सारी बूटी है, इसमें से संजीवनी कौन सी है। हमारे स्टूडेंट का भी वही हाल है कि जब सिलेबस या यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज के लिए बात होती है, वो सीधा कोचिंग की तरफ भागते हैं, उसका मटेरियल उठाते हैं, मार्केट से भर लेते हैं घर पे। पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है मुझे, मतलब एग्जाम दिखता कैसा है। तो अगर उस टाइम होता तो हनुमान जी अगर व्हाट्सएप पे मंगा लेते फोटो वेद जी से कि भेज दीजिए कि संजीवनी बूटी दिखती कैसी है, बट उस टाइम में उनके पास नहीं था व्हाट्सएप। बट आपके पास आज की फैसिलिटी है। अगर आपको व्हाट्सएप पे संजीवनी बूटी का फोटो निकालना है, पता लगाना है, तो आपके पास में सिंपल इलाज है, उसका PYQ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, वो आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली इस एग्जाम के लिए जो संजीवनी बूटी चाहिए वो दिखती कैसी है, उसका चेहरा कैसा है। तो आपको आपके सर्विस कमीशन ने प्रोवाइड करवा रखा है संजीवनी बूटी का फोटो। तो पहला आपको काम ये करना है कि पूरा पहाड़ कंधे पे ढोए हुए नहीं चलना है। वो तो हनुमान जी थे तो उन्होंने पूरा पहाड़ उठा लिया, आप हनुमान जी नहीं है तो आप पूरा पहाड़ नहीं उठा सकते। और ज्यादातर स्टूडेंट उसी पहाड़ के नीचे दब के अपने 4-5 साल खत्म कर लेते हैं। तो आपको इस चीज से बचना है। तो इसके लिए आपको संजीवनी बूटी का फोटो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में दो बात हो गई, सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, दो कांटेक्ट पॉइंट होने चाहिए। जब भी आपकी जिंदगी में दुविधा है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले नोटिफिकेशन में जाइए, सिलेबस देखिए, दूसरा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखिए। उसके बाद में आपका थर्ड कांटेक्ट पॉइंट कोई भी गाइड, जैसे वेद जी आपको मिले, जैसे आपका कोई टीचर है, कोई गाइड है, कोई कोचिंग सेंटर है, कहीं से भी आपको लेना है, तो ये आपका वे होना चाहिए, जो आपका सीक्वेंस होना चाहिए। पहला नोटिफिकेशन, उसके अंदर सिलेबस, दूसरा आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, उसके बाद में जो भी कांटेक्ट पॉइंट आए, ये वे होना चाहिए। और डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, और रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लाइब्रेरी में जाते हैं वहाँ ध्यान भटकता है, ऐसा बच्चों का कहना है। उस ध्यान को कैसे केंद्रित किया जाए? देखिए, एक बात आप हमेशा समझिए, स्टूडेंट हम आए हैं ना, तो अगर कोई भी चीज को आप, नेचुरल चीज को, मेरा मानना है कि आपने अगर दबाने की कोशिश की तो वो ज्यादा बिगर तरीके से, डिफरेंट वे से, विकृत तरीके से आपसे बाहर निकलेगी। तो अभी आप स्टूडेंट हैं, एनर्जी आपकी भरपूर है आपके अंदर, और आप विद एनर्जी आए हैं, एंड आप चाहते हैं कि आपके अंदर वो वाली एनर्जी दिखे नहीं, आप उसको दबा दे, तो वैसा तो पॉसिबल नहीं है, और ये असफल प्रयास कभी करे भी नहीं। जिसको जो करने की इच्छा है करिए, बट उसके साथ में आपका हमेशा, मैं वही कह रहा हूं, आपके पास में साइड में सिलेबस लगा होगा ना, तो आप उसमें भी ढूंढिए, एनाटॉमी ढूंढिए, आपका साइंस डेवलप कीजिए। आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर आपको कोई अच्छा साथी मिल रहा है तो उसके साथ में आप अपना सिलेबस डिस्कस करिए, आप अपना जो डेली आपका करंट अफेयर है वो डिस्कस करना है। होना ये चाहिए कि आपका पढ़ाई ओरिएंटेड होना चाहिए, चैनलाइज होनी चाहिए एनर्जी, ना कि आप एनर्जी को पूरा डिस्ट्रक्टिव वे में, जितनी आप एनर्जी है उसको टाइम के साथ वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको वेस्ट, दो चीजें है, बैलेंस करना है। कुछ चीज आपकी वेस्ट भी नहीं हो रही है और आप अपनी लाइफ को भी फुली तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप उसको ऊपर लिमिटेशन आपके दिल और दिमाग के विरुद्ध उसके ऊपर लगाएंगे तो दिक्कत होगी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि
आपका मोटिवेशन अगर इनर होगा तो आपकी चीजें ज्यादा डेवलप होगी। आपका अगर मोटिवेशन ही डिफिकल्ट होगा तो दिक्कत होगी। जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था कि डायरेक्शन कैसे परफेक्ट बनाई जाए। मुझे मैं हमेशा क्वेश्चन करता हूं कि वो लोग कहते हैं कि मैं ना पहले सिलेबस पढ़ूंगा और उसके बाद मैं क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करूंगा और मैं पेपर निकालूंगा। तो मैं ये कहता हूं कि ये आपका मोटिवेशन और डायरेक्शन दोनों रॉन्ग है। अगर आपको इसको रिवर्स वे में करना है, मुझे एक कोई भी, किशोर जी आप एग्जाम्पल बताइए, कोई भी ऐसा आदमी जिसने तैरना किताब पढ़ के सीखा हो कि हाउ टू स्विम, उसने पूरा दिखा कि हाथ पैर इस तरीके से हिलाने हैं, इस वेलोसिटी से चलना है और तैरना सीख जाए। या ऐसा कोई बंदा बताइए जिसने हाउ टू ड्राइव करके एक बुक पढ़ी हो और फिर ड्राइविंग सीखा हो। बहुत डिफिकल्ट मेथड होती है, हम वही कर रहे हैं एग्जैक्टली। हम हाउ टू स्विम की किताब पढ़ रहे हैं, फिर हम स्विमिंग के लिए कूद रहे हैं और फिर हम सोच रहे हैं कि पहले हाथ घुमाए कि पैर घुमाए। नहीं, पहले आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, तब आपको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट कैसे है। सेम वही, जब आप गाड़ी में बैठ जाएंगे, आपके पास में आपका ना सिखाने वाला एक जना होगा, आपने गाड़ी में बैठ गए, आप गाड़ी चलाना, ब्रेक लगाना, आपने गियर लगाना, या आप पानी में उतर गए, आपने हाथ पांव मारना, धीरे धीरे उसके अंदर सीख गए। उसके बाद जब आप हाउ टू स्विम या हाउ टू ड्राइव बुक पढ़ेंगे तो आपके लिए वो बुक समझना भी इजी होगा और आपकी दोनों प्रोसेस है वो बहुत स्मूथली होगी। तो आपको पता होगा कि इसमें से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी जो चीज मैंने अभी लर्न नहीं की है वो मैं अपनी पर्सनैलिटी में इनकलकेट करूं कि मेरी स्विमिंग या ड्राइविंग बेटर हो सकती है। तो ये जब आप प्रॉपर डायरेक्शन पकड़ेंगे तो आपका डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, दिक्कत भी नहीं होगा। नहीं तो आप है ना बुक लेके बैठे हैं, आपने कहीं गाड़ी चलती देखी और हाउ टू ड्राइव है, आपका डिस्ट्रैक्शन भी होगा, ये गाड़ी अच्छी है वो गाड़ी अच्छी है। जब गाड़ी चला के ही नहीं देखी तो गाड़ी अच्छी क्या होती है, प्रश्न जब करके ही नहीं देखा तो आपको अच्छा क्या है। तो इसीलिए सेम अप्लाई होता है। आज की डेट में सबका होता है कि सबसे बड़ा गर्लफ्रेंड अच्छी है कि बुरी है, जब बना के ही नहीं देखा तो क्या पता अच्छी है कि बुरी है। तो आप जब आएंगे रिलेशन में, आप है युवा आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। तो बी ओपन और रिमेन ओपन, बट रिमेन फोकस एंड सेल्फ मोटिवेटेड। तो आपका ये कहना है कि मतलब रिलेशनशिप में रहना चाहिए? नहीं, मैं अगेन ये नहीं कह रहा हूं कि रहना चाहिए, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं रहना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं अगर आपको प्रॉपर कोई आपका सपोर्टिव कंपेनियन मिल रहा है तो रहिए। और यहाँ कोई ये नहीं है कंपलसरी कि नहीं रहेंगे तो है या रहेंगे तो ये। हार्ड एंड फर्स्ट रूल क्या है, आपका सेल्फ मोटिवेशन किस लेवल का है, आप सेल्फ मोटिवेटेड किस तरीके से है। मैं आपको सेल्फ मोटिवेशन में मैं अगेन 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 कह रहा हूँ ना, सेल्फ मोटिवेशन तो ये आपका मोटिवेशन कहीं ये नहीं आया कि आपने यूट्यूब वीडियो देख लिया किसी टॉपर का और आपको 2 घंटे के लिए मोटिवेशन आ गया, या अभी मैं आपको वीडियो बता रहा हूं तो मोटिवेशन आ गया। सेल्फ मोटिवेशन का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अपनी ही छोटी छोटी चीजों को आप है ना हमेशा देख के सेल्फ मोटिवेटेड हो सकते हो। जैसे मैं एक छोटा सा स्टोरी बताता हूं आपको कि मैं पुणे में था अपने जॉब के दौरान, तो कुछ जो बिजनेसमैन है वो मेरे फ्रेंड बन गए। तो बिजनेसमैन का होता है कि भगवान को लेके काफ़ी अब उनको टाइम मिलता है तो जाते हैं। तो पुणे के पास में एक जगह है नीलकंठेश्वर करके, वहाँ पे मेरे बिजनेसमैन फ्रेंड्स आ गए थे, महाशिवरात्रि का दिन था और उन्होंने बोला कि नीलकंठेश्वर चलेंगे, चलो आप भी चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, छुट्टी का दिन था और मैं उनके साथ निकल लिया। अब देखो वहां एक्चुअल में क्या था कि नीलकंठेश्वर पहाड़ी कोई 1.5 से 2 किलोमीटर एकदम खड़ी चढ़ाई है, क्लाइंबिंग सीधा है। मुझे ना सीधा चलने में, खड़ी चढ़ाई में दिक्कत होना ही है, बट वहां तक गए तब तक किसी ने सोचा नहीं कि दिक्कत होगा। तो दर्शन करने के लिए जब महाशिवरात्रि का दिन था तो कम से कम 5-10 हजार लोग वहां पे चढ़ के जा रहे थे और वो पहाड़ी के ऊपर मंदिर था। तो अब हम आधा 1 किलोमीटर, सभी दोस्तों ने मेरा दोनों हाथ पकड़े और मेरे को आधा 1 किलोमीटर उन्होंने खींचा। मुझे भी ये रियलाइज हुआ कि अब है ना सबकी इफिशिएंसी मैं डाउन कर रहा हूँ और इनको भी दिक्कत होगी और मैं भी नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मैंने रियलाइज किया, मैंने उनको कहा कि दोस्तों आप आगे बढ़ो, मैं आपका यहीं पे वेट करूंगा, आप जाके आओ मंदिर और मैं आपका यहीं पे वेट करूंगा। मैं पहाड़ी के एक साइड में रास्ते में
बैठ गया। तो उनको भी लगा कि ठीक है, बंदा कह रहा है और बेटर है, रैशनल डिसीजन है। वो लोग बढ़ लिए, आगे बढ़ गए। अब मैं वहां पे बैठे बैठे 10 मिनट तक मैंने सोचा कि मैं यहाँ आया क्यों। जब मैं आया ही हूं तो मैंने ना, जिस काम के लिए आया हूं वो काम ही पूरा नहीं कर रहा हूं, मैं आके टाइम पास क्यों कर रहा हूं। तो अब मेरे लिए मोटिवेशन ये था कि क्या मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है कि मैं 1-1.5 किलोमीटर और है, खड़ी चढ़ाई चढ़ के मैं मंदिर जा सकूं। तो ये मेरे अंदर का एक मोटिवेशन आया कि मैं जिस काम के लिए आया हूं वो काम मैं करूंगा। और मैं ना आसपास किसी को देखूंगा नहीं कौन क्या सोच रहा है, मुझे अपनी तरीके से रास्ता तय करना है। तो आप सोचो, मैंने ना पैर को यूं एक कदम, यूं यूं, एक एक कदम है ना, मतलब एक कदम रख रहा हूं और 1 मिनट के लिए सांस भर रहा हूं, क्योंकि आप ऑक्सीजन की कमी है, ऊपर सीधी चढ़ाई है। तो आप सोच रहे, तो मैंने ना रखना शुरू किया। तो 10 कदम चला तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ऐसे करके भी पहुंच सकता हूं। बस बात यह कि मुझे कंटिन्यूअस रहना है और फोकस रहना है कि मैं चल रहा हूं। और मैंने ऐसे करना शुरू किया। मुझे दूर से ये रियलाइज हुआ कि मैं सबसे पीछे रहूंगा और शायद ही मैं ना पहुंचूंगा तो आज रात हो जाएगी। बट मैंने ये नहीं सोचा कि आगे का फाइनल क्या होगा, मुझे वहां तक पहुंचना है। तो मैंने चलना शुरू किया। अब मैं वहां चलते चलते, जब मैं पहुंचा एकदम ऊपर वाला जो फ्लैट मैदान था उसके ऊपर पहुंचा, तो मंदिर के आगे काफी लंबी लाइन लगी हुई थी और मैं एंड में था। तो वो लोग जब जो लाइन में थे वो बहुत सबसे आगे थे, क्योंकि मैं पीछे चल रहा था। तो मैं लाइन के एंड में था और वो लोग लगे हुए थे। अब देखिए डेस्टिनी आपकी हेल्प कैसे करती है। जब आपने डिसाइड कर दिया कि मुझे ना अपनी हेल्प खुद करनी है, तो फिर डेस्टिनी आपकी हेल्प के लिए कैसे आती है। तो वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। और जो महाराष्ट्र में मंदिर होते हैं ना, वो प्राइवेट ट्रस्ट चलाते हैं। तो जो ट्रस्टी था, जब वो हेड ऑफ ट्रस्टी था, तो मैं जिस जॉब में था वो मल्टीनेशनल कंपनी थी और अच्छा मेरा प्रोफाइल था। तो वहां से मुझे क्लाइंट्स आते थे मिलने। तो वो जो हेड ऑफ ट्रस्टी था, वो कभी मुझे आके मेरे ऑफिस में मिला हुआ था। सो वो, अब मेरे लिए तो बहुत सारे क्लाइंट आके मिलते हैं, तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं था। तो वो जब उसकी सीसीटीवी में मैं जब सबसे लास्ट में खड़ा था, तो मेरे ऊपर उसकी नजर पड़ी। तो पहला तो उसका ये था कि ये बंदा पहुंचा कैसे यहाँ पे। तो उसने अपने आदमी भेजे और मुझे सीधा उसने डायरेक्टली पीछे के वे से सीधा अंदर बुलाया अपने अपने ऑफिस में। मेरे पास 4 लोग आए और बोले कि सर आपको है ना अंदर बुला रहे हैं लोग। तो मैं जैसे अंदर, यहाँ के हेड ऑफ ट्रस्टी बुला रहे हैं, मैंने सोचा पता नहीं क्यों बुला रहे हैं, चलो अपना कोई बात नहीं, काम हुआ। जब मैं अंदर गया, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, पूरी लाइनें मैं देख पा रहा था। तो जैसे ही उन्होंने बोला सर आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपके ऑफिस में मिला हुआ हूँ, आपने मेरी हेल्प की थी उस टाइम में। तो मैंने आपको जैसे ही देखा, सर पहले तो ये बताओ आप आए कैसे, क्योंकि ये 1-1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई आप चढ़ कैसे पाए। तो मैं हंसने लगा। मैंने कहा एक हेलीकॉप्टर मंगाया था, उसने यहाँ ड्रॉप कर दिया मेरे को। वो अभी हंसने लगे। फिर बोले बैठो पहले चाय पानी। मैंने कहा देखो जी, मेरे साथ में पूरा ग्रुप है, 10-12 लोग हैं जो लाइन में खड़े हुए हैं। तो उन्होंने उनको बुलाया। तो उन सब के लिए एक सरप्राइज था कि हमने इसको 1.5 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया नीचे, ये बंदा पहुंचा कैसे। बट जब आप अपनी हेल्प के लिए सोचते हो, तो फिर डेस्टिनी आपकी हेल्प के लिए आती है। मेरा अंदर का अगर मोटिवेशन नहीं होता, और वो चीज है आपकी जिंदगी में, छोटी छोटे काम आप जब करते हो तो आपको वो कैसे मोटिवेट कर सकते हैं बाद में, वो आपको सोचना होता है। जब आप है ना डीमोटिवेट होते हो, तब आप बैठ के सोचो कि उस टाइम में मैंने ना स्लोली स्लोली आगे बढ़ना सोचा और मैं फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। फिर आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोड़ आए होंगे छोटे छोटे, जिसको आप सोचते नहीं हो कि ये बड़ा मोटिवेशन है। आप लोगों के, दूसरों के मोटिवेशन ढूंढने बैठते हो। तो वो वही हुआ। आप अपने खुद के मोटिवेशन ढूंढिए। आपकी लाइफ में, आपके फैमिली में इतने सारे मोटिवेशन आपको मिलेंगे, आपके आसपास। आपको यूट्यूब पे या बैठ के कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपके मोटिवेशन बहुत हाई मिलेंगे। यही आपका सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। आपकी लाइफ में आप बैठ के लिखना शुरू करोगे तो आपको हजारों ऐसे मोड मिलेंगे जहां पे जो आपको मोटिवेट करेंगे। तो इसीलिए सेल्फ मोटिवेशन आपका सबसे बड़ा सोर्स होता है कोई भी इतनी लंबी प्रिपरेशन करने के लिए।
तो जो लोग अभी कॉलेज या जॉब में हैं, 9 to 6 तो उनका बिजी रहता है, तो उनको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए? ठीक है, मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूं कि आपको पहला तो सबसे बड़ा क्या होना है कि स्टूडेंट है या जिसके पास टाइम नहीं है, और या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है जिसके पास टाइम नहीं है, वो यह ना सोचे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। आप सारा इसका गेम है ना, आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ रहे हो, मेरी इसके लिए एक स्पेशल टर्म है कि आप कितना प्रोडक्टिव पढ़ रहे हो डिपेंड करता है। अच्छा, इसको मैं जब भी कभी भी कोई बात बोल रहा हूं उसको मैंने क्वांटिफाई किया है। क्वालिटेटिव टर्म में तो मैं बोल रहा हूं कि ये प्रोडक्टिव है। अब उसको मेजर कैसे करना है, तो मैं आपको सिंपल वे बताता हूं कि इसको कैसे मेजर किया जा सकता है। जब आप पढ़ रहे हो, आपने मोबाइल को उल्टा करके रख दिया, डिस्ट्रक्शन की बात आई, आपने ना तय कर लिया कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है, उसमें आपने 2 घंटे की फॉर एग्जाम्पल अलार्म लगा दी कि 2 घंटे मुझे बैठना है, मेरा एग्जाम 2 घंटे का होता है या 3 घंटे का होता है, 3 घंटे मैंने बैठने की प्रैक्टिस करनी है और उसी में मैंने पढ़ना है। अब 3 घंटे में आपने मोबाइल को टच नहीं करना है। पहला, अगर टच किया है तो आपने 10 मिनट के लिए मोबाइल को टच किया है, तो आपने उस 3 घंटे में आपको डायरी में मेंशन करना है कि आज मैंने पहला मेरा राउंड हुआ 3 घंटे पढ़ने का था और उसमें से मैंने 10 मिनट मोबाइल में डाल दिए, 10 मिनट मैंने घर की बातें सोचने में डाल दिए, तो 10 मिनट मैंने ना सब्जेक्ट के बारे में सोचने में डाल दिए। तो फाइनली आपका प्रोडक्टिव आवर कितना हुआ? 2.5 घंटे। आप कुर्सी पे बैठे कितने? 3 घंटे, बट प्रोडक्टिव आवर कितना हुआ? 2.5 घंटे। सेम है, जो बंदा पहले से जॉब में डिसिप्लिन्ड है या कॉलेज में डिसिप्लिन्ड है, वो 3 घंटे बैठ के भी 3 घंटे पढ़ सकता है। और जो बंदा लाइब्रेरी में बैठ के डिसिप्लिन नहीं है, वो इधर उधर देख रहा है, दूसरे क्या कर रहे हैं उसको देख रहा है, या चाय पीने बार बार निकल रहा है, उसका प्रोडक्टिव आवर है ना, वो 10 घंटे कुर्सी पे बैठ रहा है, पढ़ 3 घंटे रहा है। और आप भी अपने प्रोडक्टिव आवर, आपको 3 घंटे मिल रहे हैं, आप भी 3 घंटे पढ़ रहे हैं। तो और आपकी इफिशियंसी उससे बहुत ज़्यादा बेटर है, आपके रिजल्ट बेटर आएंगे। सो एक तो बात ये मत सोचिए कि आपको है ना कोई चीज़ का ये डर होना चाहिए कि कोई भी चीज़ में आपको डर लग रहा हो कि भाई मैं ना, मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं लूज कर जाऊंगा। और दूसरा ये है कि अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं ढंग से पढ़ रहा हूँ, मैं कोई चीज़ को सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, जैसे मैंने जॉब छोड़ा जो कि बहुत अच्छी बड़ी बड़ी सैलरी का पैकेज था, बट कोई डर नहीं है कि मैंने छोड़ना है। मैं आपको इसके लिए फिर से एक एग्जांपल देता हूँ कि कैसे जनरली लोग है ना, डर को ओवरकम करना है आपको। लाइफ में कोई भी चीज़ है वो आपके लिए लास्ट एंड फाइनल या लूज होने वाली नहीं है। तो आप है ना एक काम करिए, पता करिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जो तोता होता है, पैरट्स, उसको जब शिकारी पकड़ता है तो उसको जनरली पकड़ता कैसे है? आपको पता है उसको पकड़ने के लिए शिकारी यूज क्या करता है? एक गोल घूमने वाली जो पाइप होती है, पाइप के आसपास दाने डाल देता है, और वो पाइप है ना गोल घूमती है। अगर उसको पकड़ेंगे तो ऐसे गोल घूम जाती है। तो जैसे ही तोता उसके ऊपर आके बैठता है दाना खाने के लिए पास में, तो वो जैसे उसको पकड़ता है तो वो गोल घूमती है, तोता नीचे की तरफ लटक जाता है, उसकी गर्दन नीचे होती है लटकी हुई, और वो उससे पैरों से पकड़ा होता है। और वो तोता इतना चिल्लाता है, इतना चिल्लाता है कि उसको लगता है कि अगर है ना मैंने इसको छोड़ दिया तो मैं नीचे गिरूंगा और मेरा सर फूट जाएगा। और वो चिल्लाता रहता है, शिकारी आके उसको आराम से वहां से पकड़ लेता है, और वो बस उस पाइप को छोड़ता नहीं है। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है ज्यादातर लोगों की। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि सोचिए बहुत सारे लोग अपने रिलेशनशिप के बारे में भी ऐसा ही सोचते हैं कि ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट है। स्पेशली गर्ल्स के बारे में मैं बताता हूँ कि उनको ये लगता है कि इसके बाद जिंदगी खत्म हो जाएगी, और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, मैंने बहुत सारे एकदम नजदीक से देखा है कि उनको लगता है कि इसके बाद में मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, इस एग्जाम के बाद मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, इस जॉब के बाद मेरा जिंदगी में कुछ नहीं रहता। वो वो वही तोता है जो वहां लटका होता है, बट तोता ये भूल जाता है कि उसके पंख लगे हुए हैं। उसने एक बार उस पाइप को छोड़ा, वो थोड़ा सा नीचे आएगा, पलटी मारेगा और पंख खोलेगा और उड़ जाएगा ऊपर आसमान में। बट वो तोते के दिमाग में एक ही बात होती है कि मैं पाइप छोड़ दूंगा, मैं गिर जाऊंगा। उसके पंख, वो अपनी ताकत भूल जाता है। उसके पास पंख है। आप जवान हो, युवा हो, आपके पास पंख है, बहुत सारे हजारों ऑप्शन है। एक बार एक
एक बार थोड़ी देर के लिए आप उल्टा रहेंगे, पलटी मारेंगे और उड़ जाएंगे। हर एक में उड़ने की ताकत है। तो इसीलिए ये मत सोचो कि मैं ना ये चीज छूट गई तो मेरे लिए अंतिम है। आपके लिए इससे भी बड़ा आसमान ओपन है। तो आप जिंदगी में कभी भी तोता नहीं बनोगे। पर हर इंसान आपको, आप अपने आसपास देखना, हर इंसान जिंदगी में तोता बना हुआ घूम रहा होता है। इसी के एग्जाम्पल एक और देता हूं मैं आपको। बंदर को कैसे पकड़ते हैं? बंदर को पकड़ने वाला जो शिकारी होता है वो क्या करता है, बंदर को दिखा के, उसको दिखा के, केला होता है ना, केला बंदर को बहुत फेवरेट होता है। तो जो मटकी टाइप होता है ना, जिसका मुंह छोटा सा होता है, मटकी नीचे से होता है, वो आप कोशिश करना, आप भी कर लोगे बंदर को पकड़ने। बंदर को दिखा के वो केला है वो मटकी में डाल दो, बंदर जाएगा और वो केला लेने के लिए मटकी में हाथ डालेगा, हाथ डालेगा तो डल जाएगा। वो अंदर एक केला पकड़ेगा तो मुट्ठी बंद, अब वो हाथ बाहर निकालेगा और केले तो बाहर बहुत पड़े हैं, बट वो केला छोड़ेगा नहीं। उसको लगेगा ये केला छूट जाएगा तो जिंदगी छूट जाएगी, और वो मटकी उसके हाथ में फंसी रहेगी और वो मुट्ठी कभी नहीं खोलेगा, क्योंकि उसको लगता है मुट्ठी खोली केला छूट जाएगा। उसको ये नहीं पता ये मुट्ठी खोल के हाथ बाहर निकाल के मैं बाहर के केले ले लूं, नहीं। वो हमेशा, और उसको आप बंदर को आराम से पकड़ लो, क्योंकि वो मटकी में अटका ही पड़ा रहेगा, वो मुट्ठी खोलेगा ही नहीं, आपको मटकी फोड़नी पड़ेगी। सिंपल मेथड है। जिंदगी में इंसान, आपके आसपास में बंदर और तोते बहुत मिलेंगे, और आपने आज से तय कर लेना है कि जिंदगी में आपको बंदर और तोता नहीं बनना है। एग्जाम, जॉब, दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सब जिंदगी में आएंगे जाएंगे। आपके अंदर का जो जो यूनिवर्स है, आपके अंदर का जो ताकत है, आपके जो उड़ने के पंख है, आपके आसपास बिखरे हुए केले बहुत है, बहुत मिलेगा आपको। आपको अंदर ये जो जितने लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ पाया है, मोदी जी है अपने, आप यूएस का राष्ट्रपति है, या शाहरुख खान है, क्या है इनके पास में स्पेशल? एक ही बात है, इन्होंने जान लिया कि हमको तोता नहीं बनना है, हमको कभी बंदर नहीं बनना है, बस यही है। हमारे जैसे इंसान वो है, उन्होंने ना कभी भी अपनी कोई भी असफलता से डरे नहीं। उनको हमेशा पता है मेरे पास पंख है, मुझे उड़ना है, मेरे पंख मुझे उड़ने के लिए मिला है, ऐसे ही रहना है। यही सेल्फ मोटिवेशन का एक वे है जो आपको हमेशा आगे ले जाएगा। यूट्यूब के 2 मिनट के वीडियो, ये सब चक्कर, फला टॉपर, उसने ये कह दिया, उस टीचर ने ये बता दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, आपको कोई भी हिला नहीं सकता, कोई भी सफलता आपको बैक नहीं ले जा सकती। तो ये सारी चीजें, उसके अलावा फिर अभी मेंस के टाइम पे कैसे, मतलब क्या? ये फिलोसॉफिकल बात हुई। अब मैं टेक्निकल बात कर लेता हूं। जिंदगी में जितना आपकी आपकी लाइफ है, जितना आप टेक्निकल हो, इंसान के साथ प्रॉब्लम यही होती है। जो भी ह्यूमैनिटी के लिए यहां पढ़ने आता है ना, या तो आदमी टेक्निकल है या आदमी फिलोसॉफिकल है। आपके अंदर दोनों का बैलेंस नहीं है, तब तक आप सक्सेस से थोड़े दूर रहते हैं। जैसे ही आपके अंदर बैलेंस आ गया, टेक्निकल क्या है, फिलोसॉफी को आपको मेजरेबल बनाना है, क्वांटिफाइबल बनाना है। मैंने क्वांटिफाइबल बनाने का एक तो एग्जांपल दिया था कि आप अपने प्रोडक्टिव आवर्स आज से काउंट करेंगे, और इस वीडियो के नीचे आके आप लोग बताएंगे कि मैं इतने घंटे बैठा और इतनी मैंने प्रोडक्टिव स्टडी की। पहला आपका क्या सिद्धांत होना चाहिए कि आपका 95% जब प्रोडक्टिविटी आने लगेगा तो आप सोचना आप सक्सेस के पास पहुंच गए। क्या है? आप जिस दिन 100 घंटे कुर्सी पे बैठे और 95 घंटे आपने पढ़ाई की हो, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में आपने काउंट किया हो, या आज आपने 10 घंटे आप बैठे हैं, 9 से 9.5 घंटे आपने एक दिन में उसका प्रोडक्टिव यूज किया हो, आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। इवन आप 6 घंटे बैठे और 5 घंटे आपने पढ़ लिया है, आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। टेक्निकल पॉइंट है। तो यहां पे जो लोग आपको आके कहते हैं 6 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, कोई वैल्यू नहीं है। 6 घंटे बैठ जाओ, 10 घंटे बैठ जाओ, 15 घंटे बैठ जाओ, अगर आपकी प्रोडक्टिव स्टडी नहीं हुई तो पहला क्वांटिफाइबल मेजर ये होगा आपका कि आपकी इफिशिएंसी हाई हो। इफिशिएंसी का मतलब क्या? जितने घंटे बैठे उस घंटों में से आपने मैक्सिमम पढ़ा। उसके बाद बनाइए गर्लफ्रेंड, घूमिए पार्क में, आपको किसने रोका है?
आप करिए एंजॉय अपनी लाइफ। लोग कहेंगे आपको कि आप ये बंदा तो घूम रहा था फिर भी पता नहीं कैसे सिलेक्शन हो गया। आपने अपने आसपास बहुत सारे एग्जांपल दिए। वो बंदा सुबह उठ के 4 बजे से उठ के 8 बजे तक उसने पढ़ा और 3.5 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद में पिक्चर देखने जा रहा है, जाए क्या फर्क पड़ता है। समझ में आ रही है? तो आपका टाइम टेबल आपका होता है। आपका जो आवर्स आपको लगता है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है, उस आवर्स में सबसे ज्यादा टफेस्ट आपका चैलेंजिंग सब्जेक्ट आपको रखना है, ताकि उसमें आप मैक्सिमम प्रोडक्टिव। सबसे लेस प्रोडक्टिव जो आवर्स है दिन को डिवाइड कर लेना। मेरा शाम के टाइम में प्रोडक्टिव आवर्स कम होते हैं, तो वहां आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रख लेना, जहां जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आए। और बिल्कुल भी नहीं आए तो गर्लफ्रेंड के साथ घूमने का टाइम रख लेना। टाइम खराब करने का, खाली कुर्सी पे बैठने का टाइम बिल्कुल मत रखना। तो ये चीज़ तो मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं दो आईएएस टॉपर जिनकी फर्स्ट रैंक थी उनको जानता हूँ, जो रिलेशनशिप में थे। एक ने तो क्लियरली इंटरव्यू में भी बताया था कि हाँ, मेरी सक्सेस का क्रेडिट मेरी गर्लफ्रेंड को भी जाता है। और एक फीमेल टॉपर भी हैं जिन जो मेरे साथ पढ़ी थी और मैं जानता था वो रिलेशनशिप में थी। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको जो है पढ़ाई पे फोकस रखना चाहिए, और पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो कि आपको सपोर्ट करे, ना कि आपके लिए डिस्ट्रैक्शन बने या पढ़ाई में या दिमाग खराब कर रहा है, वो सारा नहीं होना चाहिए। राइट? करेक्ट है। तो ये तो आपका एक वे हुआ। अब अगर आप दूसरे वे से अगर क्वांटिफाइबल बनाना है, अब यूपीएससी स्पेसिफिक मैं बात करता हूं कि आपको यूपीएससी स्पेसिफिक आप में डायमेंशंस क्या आनी चाहिए। तो यूपीएससी स्पेसिफिक डायमेंशन में एक तो आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि आपकी आप जब एक चीज को सोच रहे हैं तो आपके डायमेंशंस होने चाहिए कि आप उसको उसी चीज को इकोनॉमिक वे से कैसे सोचेंगे, पॉलिटिकल वे से कैसे सोचेंगे, उसके अंदर ज्योग्राफिकल वे क्या होगा, आपने ना हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है उसका। तो इसका मैं मेजर एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं कि मेरे को अगर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस दे दिए तो मैं उसके पॉलिटिकल आंसर दे पाऊं, तब मेरी 100% कैपेबिलिटी है कि मैं एक सिविल सर्वेंट बन सकूं। अगर मुझे ये कह दे कि हिस्टोरिकल कोई क्वेश्चन दिया है, हिस्ट्री का क्वेश्चन दिया है, उसका मैं आंसर इकोनॉमिक वे से दे पाऊं, तो मेरी डॉट कनेक्टिंग मेथड है। ये एनालिसिस एक सिविल सर्वेंट का होना चाहिए। बहुत सारे सिविल सर्वेंट आपने देखा होगा कि कुछ ने रट के सिविल सर्विसेज निकाल ली, बट आप सिविल सर्विसेज में बेटर परफॉर्म तभी कर पाएंगे जब आपका एनालिटिकल सोच और आपका थॉट प्रोसेस, आपका वैल्यू न्यूट्रलनेस एकदम प्रोग्रेसिव है, आप उसको एडॉप्ट कर पा रहे हैं, तभी आपका वर्क करेगा। अगर आपने आपकी जो आज तक की वैल्यूज है आपने पाई है, उसी को आपने थोपना शुरू कर दिया, तो आप सिविल सर्विसेज में एक फेलियर बन के खड़े हो जाएंगे। सो होगा क्या, आपकी वैल्यूज सिर्फ वन डायमेंशन की है जो कि आपने बचपन से एक बनाई हुई है, बट यहां यूपीएससी में आप मल्टीपल डायमेंशन से एक ही चीज को सोच पा रहे हैं, यानी कि आप हर डायमेंशन को एक जगह दे रहे हैं। आपने एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कहे कि हिस्टोरिकल चीज है कि बार बार सारे युद्ध है वो पानीपत में ही क्यों हो रहे थे, पानीपत की लड़ाई, पानीपत का युद्ध 1 2 3, पानीपत का युद्ध हुआ अलग बात है, पानीपत में क्यों हो रहा है, इसका आंसर हिस्टोरिकल नहीं है, इसका आंसर ज्योग्राफिकल है। कि उसकी ज्योग्राफी ऐसी है कि वहां पे लड़ाई लड़ना इजी होता है। आपने अगर हिस्ट्री को ज्योग्राफी और इकोनॉमिक वे से पढ़ना शुरू किया, पॉलिटी को ज्योग्राफिकल वे से पढ़ना शुरू किया, तो आपका जो मल्टी डायमेंशनल और एनालिटिकल अप्रोच निकल के आएगा। सिविल सर्विसेज के लिए डॉट कनेक्टिव एंड मल्टीपल डायमेंशन में आपका थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिविल सर्विसेज के लिए हमेशा ये सोचो, इसी चीज को आप 10 वे से कैसे देख सकते हो। मैंने अगर देखना है कि जम्मू एंड कश्मीर में 370 को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने इतना तेवर क्यों लिया, ये एक पॉलिटिकल मसला है, बट मैं इसको इकोनॉमिक वे से भी देख सकता हूं कि उन्होंने एक तो गवर्नमेंट को इकोनॉमिक फायदा किया है, और उन्होंने जब लॉकडाउन वहां पे लगाया तो उसमें एक लिटिल रिपब्लिक करके कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने वहां कैसे अप्लाई किया और वो इकोनॉमिकल वे से
कैसे वर्क करता है। मार्क्स हमेशा कहता था कि सोसाइटी, पॉलिटिक्स, आपका एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमी ड्राइव द पॉलिटी। तो आपको उसी वे से सोचना होगा। जब भी यहाँ पॉलिटिकल अपहील्स होते हैं, पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन्स होते हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट्स आती है जाती है, गवर्नमेंट्स के नुमाइंदे कोई स्टेटमेंट देते हैं, उनको सीधा फेस वैल्यू पे ना लेके उसके पीछे बैकग्राउंड में इकोनॉमिक्स रीजन क्या है इसके पीछे जब आप समझने की कोशिश करेंगे, आपके करंट अफेयर रेडी हो जाएंगे। तो आपका डॉट कनेक्टिव मेथड, एनालिसिस डिफरेंट वे, डिफरेंट सब्जेक्ट आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। कुछ लोग ये फंडा लगाते हैं कि हम 6 दिन पढ़ेंगे और एक दिन पूरा फुल एंजॉय करेंगे, या फिर कि 28 दिन पढ़ेंगे 2 दिन पूरा एंजॉय करेंगे। ये फंडा कैसा है? मतलब कि आपको लगता है कि वो फिर 28 दिन एकदम रगड़ के पढ़ेंगे या क्या है? ये अगेन मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा वन साइज फिट फॉर्मूला कभी नहीं रखना चाहिए जिसमें कि आपका ना हो। ये कस्टमाइज होता है, हर एक के नेचर पे डिपेंड करता है। मेरा नेचर है कि मुझे रात में पढ़ना अच्छा लगता है शांति से, तो मैं रात में पढ़ लूंगा। किसी को लगता है कि मैं 3-4 घंटे पढूं और 3-4 घंटे मस्ती कर लूं, तो मुझे ना मेरा वो 3-4 घंटे इफेक्टिव हो जाए। किसी को लगता है, ऐसा थंब रूल कुछ नहीं बनाना चाहिए। बट हाँ, ये जरूरी है कि आपने अपने आप को आइसोलेट करके पैक नहीं करना है। इस जमाने में सोशल मीडिया देख रहे हो, बट उसका इफेक्ट, इन्फ्लुएंस आप पास नहीं होना चाहिए। आपकी एबिलिटी ये होनी चाहिए कि आप उसको एनालिसिस कर सकते हो कि इसके प्रभाव आपकी जिंदगी में क्या है, इसका पॉजिटिव क्या है, इससे नई चीज क्या मिल रही है, वो कर सकते हैं। बट आप अपनी क्रिएटिविटी को खत्म नहीं कर सकते, अपने माइंड को खत्म नहीं कर सकते। सो अपनी नीड के हिसाब से चीजें, ऐसा कुछ मत रखिए कि हार्ड एंड फास्ट 6 दिन में रगड़ के पढ़ लूंगा। नहीं पॉसिबल है, आप मशीन नहीं है कि 6 दिन रगड़ के पढ़ ले। आपको लगता है कि दिन में 2 घंटे मुझे मस्ती करनी है, या किसी से बात करनी है, किसी के साथ बैठना मुझे अच्छा लगता है, किसी से फोन पे बात करना अच्छा लगता है, घर वालों से बात करना अच्छा लगता है, कीजिए। पर रिमेनिंग जो टाइम में आप टेबल और कुर्सी पे जब बैठते हैं, तो भाई साहब उस टाइम में फिर इफिशिएंसी आपकी सुपर्ब होनी चाहिए। अच्छा, और चीज़ों को याद कैसे रखा जाए? क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत सिलेबस है, तो उनको रटा कैसे जाए, या फिर कि कैसे, जो कुछ चीज़ें होती है जिनको रटना पड़ता है ना, तो उसके लिए आपका एक फॉर्मूला भी है, 2 तरीके हैं याद रखने के। देखो, आप है ना, कुछ लोग एग्जाम्पल देते हैं जैसे कि न्यूमेरिक्स बनाएं। मैं कहता हूं कि आप शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए, एग्जाम के लिए कुछ याद रख सकते हैं, बट यूपीएससी, इवन स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए भी लोग कहते हैं रटना पड़ता है। बट मैं ये कहता हूं, हर एक चीज जो सिलेबस में दी हुई है सिविल सर्विसेज के, जब आप पढ़ते हो, हर एक चीज के पीछे लॉजिक है। मैं आपको पॉलिटी का छोटे से बड़ा, इकोनॉमिक्स का छोटे से बड़ा एक भी चीज बता दूं जिसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें वो आपको, मतलब उसके पीछे लॉजिक नहीं हो। तो एक वे तो ये हो गया कि आपको लॉजिक समझना होगा कि उसके पीछे लॉजिक क्या है। इसका मैं एग्जांपल आपको समझा देता हूं। जैसे कि पॉलिटी है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कहते हैं कि पॉलिटी के पार्ट्स में रटता हूं, कि पहले 22 पार्ट थे, फिर 8 उसके शेड्यूल है स्टार्टिंग में, फिर 12 हो गए, इसको मैं रट रहा हूं। आपने रट लिए, आपको 22 में से आप मिस्टेक कर सकते हो सकता है, और हो सकता है आपको एज इट इज याद रहे। मैंने कभी याद नहीं किया, और मुझे याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ, सिंपल वे से आप समझ लेंगे। और इसका आप लॉजिक से पढ़ेंगे ना, तो आपकी और पढ़ाई में, दूसरे सब्जेक्ट में भी हमेशा फायदा होगा। लॉजिक से पढ़िए। किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन नाम की एक किताब लिखी, किसी ने, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर और ड्राफ्टिंग कमेटी, उनके हेड बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, सबने ये मिलके एक काम किया। मेरे को एक बात बताओ, कोई भी बुक है उसका पहला चैप्टर पहले होता है, लास्ट चैप्टर पहले कभी नहीं होता है। चैप्टर का एक सीक्वेंस होता है। सेम है, इसका भी सीक्वेंस कैसा है? अगर किसी ने ये बनाया है तो उसने पहला पार्ट पहले दिया है और लास्ट पार्ट लास्ट में दिया है। तो किशोर जी, मैं आपको बताता हूं, अगर पहला पार्ट है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, क्यों है? कोई तो रीजन होगा कि उसने पहला पार्ट बनाया। आप सिंपली सोचिए, कोई भी कंट्री होने की पहली शर्त क्या हो सकती है? यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि स्टेट होता क्या है। आप कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, उसी से निकाल सकते हो। पहली
शर्त स्टेट होने के लिए क्या है? एक भूभाग होना चाहिए, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए? सिटीजन होने चाहिए, उसके अंदर रहने वाले लोग होने चाहिए। तो दूसरा, इसीलिए दूसरा सिटीजनशिप है। तीसरा क्या होना चाहिए? वो लोग वहां रहते हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। आपने कभी गौर किया है कि पार्ट 22 के बाद में पार्ट 23 नहीं डाला गया? आपको फंडामेंटल जो ड्यूटी है वो चौथे के डी में, फोर्थ डी में डाली गई। क्यों? वो वही सूट होती है, इसीलिए उसको वहां डाल दी। तो कोई भी चैप्टर को बीच में उन्होंने, बीच चैप्टर में चलते हुए वहां उसकी जरूरत थी इसलिए डाल दी, ना कि उसको लास्ट में। इसीलिए जो चैप्टर जहां रिक्वायर होता है वो वही होता है। मेरे ये बताओ, यहां तक फंडामेंटल ड्यूटी डीपीएसपी हो गई। उसके बाद बताओ, कोई भी कंट्री है उसको चलने के लिए क्या होना चाहिए? सरकार होनी चाहिए। सरकार कितने तरह की होनी चाहिए? इस एक तो होगी आपकी सेंटर की सरकार होगी, स्टेट की सरकार होगी, यूनियन टेरिटरीज होगी, और आपकी क्या होगा? पंचायती राज होगा और म्यूनिसिपलिटी होगी। यही तो होगा ना। 3 टियर होता है, सेंटर में है, फिर स्टेट में है, और फिर आपका लेवल पे। यहां तक 10 चैप्टर आपके फटाफट हो गए, 10 पार्ट हो गए। इसको याद रखने की कहां जरूरत आई? मेरे को बताओ ना। आपको मैं ऐसे ही बताता हूं कि ऐसे ही आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, बट इससे क्या होगा? आपका लॉजिकल माइंड डेवलप होगा। आपको पता, अब मेरे को इसी के साथ में मुझे स्टेट की डेफिनेशन याद करने की जरूरत ही नहीं है। स्टेट क्या है? एक भूभाग है जहां पे कुछ लोग रहते हैं, उनका उनका लीगल रिलेशनशिप होता है, उनको वहां से कुछ स्पेशल फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, वो एक नेशनलिटी में रहते हैं, यही एक देश होता है, यही एक स्टेट होता है। क्या डेफिनेशन करनी? यहां आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। बट अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें सेम टू सेम आपको रिप्रोड्यूस करनी है, तो भी ये मेथड आपको हेल्प करेगी रटने में भी। हमेशा कोई भी चीज को याद करने के लिए यही याद रखना है। मैं राजस्थान का हूं, राजस्थान में हमेशा कहा जाता है कि जितने मुगल शासक आए थे, आते ही चित्तौड़ पे अटैक करते थे। मेरे राजस्थान में है ना, हम लोग बहुत आसान से कहते हैं कि चित्तौड़ वालों ने बहुत लड़ा है मुगलों से, और उन्होंने सबसे ज्यादा साके हुए हैं वहां पे, सबसे ज्यादा जौहर हुए हैं। वो एक तो उनका बलिदान है, उनकी ताकत है, उन्होंने लड़ा। दूसरा कारण, मेरे कोई ये बताए कि कोई जाके बीकानेर पे या जैसलमेर पे तो मुगल अटैक नहीं करते थे, वो जाके चित्तौड़गढ़ पे ही हर बार क्यों अटैक करते थे? कभी किसी ने सोचा है? तो आपको सिंपली सोचना पड़ता है, उसके पीछे इकोनॉमिक्स है। मुगलों को लड़ाई करने के लिए उस टाइम में करेंसी क्या होती थी? अफीम चाहिए था, सेना को अफीम चाहिए था। वो अफीम खाने के लिए सेना को, उनको अफीम खरीदना पड़ता था, उसके लिए उनको करेंसी, राजा को करेंसी डालनी होती थी। अगर अफीम की खेती पे कंट्रोल हो गया तो आपका बहुत बड़ा सा खजाना बच जाएगा। कहाँ उगता है अफीम? अभी भी कहाँ उगाया जाता है? चित्तौड़ में। मेवाड़ आपका गढ़ है उसका। हर मुगल शासक चाहता था कि अफीम की खेती उसके कंट्रोल में आ जाए, इसीलिए वो वहां से उठता था और आता था और अटैक करता था। बीकानेर में कुछ नहीं उगता है, जैसलमेर में कुछ नहीं उगता है। वहां का राजा भी दुखी हुआ बैठा था, वो मिलने आते थे, बोले आ जाओ संधि करते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। वो वहां से थक हार के चले जाते थे। कहाँ लड़ाई होती थी? कभी नहीं होती थी। इकोनॉमिक कारण भी होता है। आप मेरे को एक बात बताओ, ज्यादा इंसर्जेंसी जम्मू एंड कश्मीर में क्यों होती है? आपकी इंसर्जेंसी है, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी की इतनी बात नहीं होती, जम्मू एंड कश्मीर की क्यों होती है? इकोनॉमी, इकोनॉमी वर्क करती है पीछे। जम्मू एंड कश्मीर की स्ट्रांग इकोनॉमी है, उनके पास में उनकी खेती, उनका पानी। अबे तो सेफ्रॉन का बाउल है, वो करोड़ों रुपए की इकोनॉमी वर्क करती है। इकोनॉमी वहां पे वो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है। वो अपनी इंसर्जेंसी को फंडिंग अपनी खुद की इकोनॉमी से कर पाते हैं, इसीलिए वो स्ट्रांग है, आज तक खत्म नहीं हुई। आपकी दूसरे एरियाज में जो इंसर्जेंसी होती है थोड़े टाइम में डाई डाउन हो जाती है। इकोनॉमी वर्क करती है तो वहां के लोगों का सेल्फ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। जो इंसर्जेंट है, जो सेपरेटिस्ट है, उनका इंटरेस्ट है कि ये इकोनॉमी मेरे अंडर में आए। हमेशा मिडिल ईस्ट वाले लड़ने में ताकतवर, हमेशा लड़ाई में क्यों इन्वॉल्व रहते थे? सिल्क रूट जाता था मिडिल ईस्ट से यूरोप तक, यहां से चाइना वाले चल के मिडिल ईस्ट में जाते थे। उनको सिल्क रूट पे पूरा आपका ट्रेड होता था। जिसका सिल्क रूट पे कब्जा है उसको सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है। इसीलिए मिडिल ईस्ट वालों ने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी। इसीलिए आज भी उनके अंदर वो ट्रेसेस पाए जाते हैं। रिलीजन डिफरेंट थिंग है,
बट वो ट्रेसेस इसीलिए है क्योंकि उन्होंने हमेशा मिलिटेंसी को प्रायोरिटी दी, बिकॉज उनको उस रास्ते पे कब्जा चाहिए था, और यूरोपियन ने फाइनली उनको पागल बना के उस पर कब्जा ले लिया है। और इसीलिए मिडिल ईस्ट आज भी रोता है, उसके इतने सारे टुकड़े कर दिए, टर्की को कहीं रख दिया, सऊदी अरेबिया कहीं रख दिया, यही वजह है। इसीलिए आपको डिफरेंट एंगल से आपको सोचना होगा। घर में भी कुछ काम होता है ना, बड़े वाले भाई छोटे वाले भाई से ज्यादा बड़े वाले भाई से ज्यादा छोटे वाले भाई की से हो जाती है घर में। क्यों? छोटे वाला भाई कमा के देता है, उसकी इकोनॉमी में ज्यादा से है, इसीलिए उसकी डिसीजन मेकिंग में ज्यादा से है। तो आपको हमेशा आपके बैक ऑफ माइंड आपकी इकोनॉमी वर्क करनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कितना है। कहते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट की से ज्यादा होती है पॉलिसी मेकिंग में। रोज कहते हैं अंबानी अडानी, होती है, ऑब्वियसली होती है, इकोनॉमी वर्क करती है, इकोनॉमिक रिसोर्सेस प्रोवाइड करवाते हैं। बैक ऑफ द माइंड एज ए ब्यूरोक्रेट आपको पता होना चाहिए कि बिना इकोनॉमी के आप लोगों को सर्व कैसे करेंगे। तो सर्व करने के लिए भी इकोनॉमी वर्क करती है। सो आज एज ए ब्यूरोक्रेट आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि आप कितने एंगल से उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, सो पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे, उसके अंदर कौन से एस्पेक्ट पीछे छुपे हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो ये था, बाकी कुछ फाइनल वर्ड्स आप अपनी तरफ से और कुछ प्रिपरेशन यूपीएससी या ब्यूरोक्रेट लाइफ या कुछ भी और बताना चाहें तो। देखिए, मैं ना बहुत ज्यादा आपको कोई ऐसा लंबा चौड़ा डायलॉग बाजी देके कुछ नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि आपने गिन के अपनी लाइफ में सेम अपने जैसे क्वेश्चंस के, मेंस के क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, सेम उसी प्रकार से अपनी लाइफ की प्रायोरिटी आपको पता होनी चाहिए। आपके सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। आपकी प्रायोरिटी अगर आपकी क्लियर है तो आपकी सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। आपकी प्रायोरिटी की थर्ड लिस्ट अगर आपकी प्रायोरिटी की फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी तो आपकी लाइफ अस्त व्यस्त है, फिर आप किसी और को दोस्त नहीं दे सकते। इसीलिए आपको अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज कीजिए, मस्त होके जिए जिंदगी में कोई कंस्ट्रेंट ना लाए, लिमिटेशन पैदा ना करे। लिमिटेशन आपकी सेल्फ मोटिवेशन है, वही आपकी ओपन स्काई है, उसी पे वर्क करिए, आपकी सारी लिमिटेशन खत्म हो जाएगी। थैंक यू। तो बस ये चीज़ है। तो अभी ये नहीं कि आज के लिए मोटिवेटेड रहो या 2-3 दिन रह गए, आप जो है अकॉर्डिंगली अपना फिर सिलेबस से स्टार्ट करो, पीवाईक्यूज देखो, और फिर बुक लिस्ट तो मैंने आपको बताई दी थी, उस अकॉर्डिंग स्टार्ट करो बस। और बाकी कोई डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे है सर ऐड, आप इनसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन। तो ये था हमारा आज का सेशन, ऑनेस्ट इंटरव्यू विद संजय सर। तो मिलते हैं और अगले सेशन में कुछ और टॉपर्स के साथ, और कंटिन्यू करते हैं ये जर्नी। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू।